नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। आज की रिपोर्ट में खास बातें होने वाली है बीजेपी की दूसरी बड़ी हार के लिए। जैसे कि लोकसभा चुनावों में एनडीए की बात करें तो बहुमत के साथ कल बनने जा रही है, लेकिन ये वो बात नहीं रही जितने की मोदी सरकार के वादे थे। तो कहीं ना कहीं से हम हार में ही काउंट करेंगे। और इसी के बाद अब लोकसभा के बाद बड़ी बात जो चल रही है वो इस वक्त है विधानसभा की। और आंकड़े जिस तरीके से सामने आ रहे हैं तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लोकसभा की तरह ही विधानसभा में भी एक हार का सामना कर सकती है मोदी सरकार। कल यानी कि 9 जून को मोदी 3.0 की सरकार बनने जा रही है। इस बात को लेकर पीएम मोदी ने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह जो है जनता को संबोधित किया, अपने बड़े वादे भी बताए कि ये हम जो है रणनीतियां लेकर आ रहे हैं। और बताया कि इस बार क्रांतिकारी सरकार होगी, यानी कि जो 2 मौके दिए शायद उसमें उन्हें क्रांति करने की याद नहीं आई, लेकिन इस बार कहा कि ये क्रांति भरी सरकार होगी, ये गुस्से वाली सरकार होगी, क्योंकि ये गुस्सा वो होगा जो 400 पार का नारा उन्होंने दिया था, लेकिन जनता ने जिस हकीकत के जमीन पर रहकर उन्हें वोट नहीं दिए, तो वो एक गुस्सा जो मोदी सरकार में आ गया है। तो शायद अब कुछ काम हो जाए। इस बात की जो यहाँ पर मोदी स्पीच हुई कल मोदी सरकार की तरफ से, जिस तरीके से मोदी 3.0 को लेकर बड़े वादों की बात की गई, शायद अब लग रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार शायद कुछ उन मुद्दों पे काम करे जो देश के अर्थव्यवस्था, देश में महंगाई को कम कर सके, युवाओं को नौकरियां दे सके और इसी के साथ महिलाओं को जो है एक सिक्योरिटी और एक सेफ्टी दे सके, उनका जो है एम्पावरमेंट बढ़ा सके। तो रिपोर्ट की हम शुरुआत करते हैं कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी मोदी सरकार की सीटें कम रह गई, छटकर एक तरफ हो गई। किस तरीके से यूपी जैसे गढ़ में मोदी सरकार को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी जहां 34 सीटों पर सिमट कर रह गई, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी यूपी में 37 सीटों के साथ रेस में आगे गई। यानी कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त है समाजवादी पार्टी। यानी कि बीजेपी को इतनी बड़ी मात, वो भी बीजेपी के गढ़ में, क्या वजह थी यहाँ पर, इस पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की, जिस पर ये रिपोर्ट है कि दोहरी हार आखिरकार कैसे। दरअसल यहाँ पर बात करें कि विधानसभा चुनाव भी जल्द आ रहे हैं। आने वाले 1-2 सालों में हम विधानसभा चुनाव देखने वाले हैं और इसमें हम उन 5 बड़े राज्यों की बात करने वाले हैं जहाँ पर मोदी सरकार को अब दोहरा झटका लगेगा। यानी कि लोकसभा में तो झटका लगा ही, लेकिन अब यहाँ पर हम बात करेंगे विधानसभा की। जैसे कि हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, वेस्ट बंगाल और बिहार की। ये वो 5 गढ़ हैं बीजेपी के, ये वो 5 राज्य हैं बीजेपी के, जिसे लेकर लोकसभा के चुनाव प्रचार में बड़ी बड़ी बातें तो बीजेपी ने कर ली, लेकिन अब जो हकीकत सामने आई वो बता रही है कि विधानसभा में भी इन राज्यों से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं अब पहले हम महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में जिस तरीके से चीजें बेहतर हुई हैं लोकसभा में, जिस तरीके से देखा, शिवसेना की बात करते हैं हम सबसे पहले। शिवसेना 2 टुकड़ों में जो इस वक्त दिखी, एक उद्धव ठाकरे के साथ, एक एकनाथ शिंदे के साथ। और जिस तरीके के लोकसभा चुनाव, हम इन चुनावों के आंकड़ों से ही जो है विधानसभा का एक जायजा ले सकते हैं, कि जो है यहाँ पर मोटा मोटा ग्राफ बना सकते हैं, जो ग्राफ समझा देगा असल में कि कैसे महाराष्ट्र में विधानसभा में भी गेम पलटेगा। दरअसल बात करें कि जिस तरीके से हम शिवसेना की बात करें उद्धव ठाकरे वाली, तो उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर साबित कर दिखाया कि असली शिवसेना कौन है। उद्धव ठाकरे इस रेस में आगे रहे, एकनाथ शिंदे पीछे रहे, तो साबित हो गया कि असली शिवसेना कौन है। जिस तरीके से बीजेपी का कहना था कि एकनाथ शिंदे आगे रहेंगे, और इस बात को लेकर यहाँ पर अगर हम फडणवीस की बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूँ और अपने पद से जो है इस्तीफा देता हूँ, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं लगा कि उद्धव ठाकरे के सामने टिक पाना गलती है। दूसरी तरफ अब दूसरी पार्टी की तरफ रुख करें तो एनसीपी, महाराष्ट्र की एनसीपी, अजित पवार किस तरीके से हार को चख बैठे, क्योंकि यहाँ पर शरद पवार के साथ जनता गई। तो एक बार फिर से ये साबित हुआ महाराष्ट्र में कि असली एनसीपी कौन है। पहले असली
शिवसेना कौन है उस पे बता दें कि उद्धव ठाकरे आगे निकले और उन्होंने साबित करके दिखाया। एनसीपी को जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा तो उसमें पता चल गया कि असली एनसीपी कौन है, क्योंकि जनता ने शरद पवार को चुना, अजीत पवार को नहीं। और इसके लिए अजीत पवार अब जो है मोदी सरकार की गोद में बैठना उन्होंने पसंद किया, क्योंकि सहारा चाहिए था, बेसहारा हो रहे थे। अब बात करें तीसरे बड़े यहाँ पर खेल की, तो वो हुआ कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की वापसी हुई। ये भी बहुत बड़ा गेम चेंजर हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस का महाराष्ट्र में लौट जाना मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा तमाचा साबित हुआ, बहुत बड़ी हार साबित हुई। और जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, जब लोकसभा में जनता असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है और कांग्रेस का राइज करवा सकती है, तो यहाँ पर ये बात अब देखने वाली है कि विधानसभा में भी किस तरीके से जो जनता है यहाँ पर चुनती हुई दिख सकती है। एनसीपी में यहाँ पर शरद पवार को और इसी के साथ उद्धव ठाकरे, और हो सकता है कि विधानसभा में कांग्रेस भी महाराष्ट्र में ऐसा बड़ा खेल कर जाए कि मोदी सरकार 3.0 को पूरी तरह से पराजित कर दे। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। दूसरे बड़े राज्य की तरफ रुख करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्या कहना, अयोध्या की सीट की ही बात करें, जिस तरीके से वहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, ये बीजेपी के लिए काफी शर्मिंदगी भरी बात रही। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि दिग्गज चेहरों के जो चेहरों पर एक लाली दिखती थी, एक ब्लश दिखता था, एक गर्व दिखता था, गर्व नहीं गरूर दिखता था, वो टूटा हुआ दिख रहा है। चेहरे ढले पड़े हैं, क्या कहेंगे जनता से। 400 पार के नारे तो हमने दे दिए थे, लेकिन हम तो 300 तक नहीं पहुंच पाए। 240 पे ही गाड़ी ने कहा कि अब बस इससे आगे नहीं जा सकती। वो तो बहुमत मिल गई तो 293 पहुंच गई, वरना 240 जिस तरीके से पहुंची है यहाँ पर एनडीए, ये बहुत बड़ी हार है। वो भी तब जब आपको जनता ने, जब देश ने आपको 10 साल सेवा करने का मौका दिया, तो 10 सालों में क्या इतना दम नहीं था कि 400 पार कर पाते। खैर, यहाँ पर बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की, किस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव, जो इस वक्त अखिलेश यादव की पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी पीएम मोदी की रैली हुई, अमित शाह की रैली हुई, जेपी नड्डा पहुंचे और बातें क्या की कि जो यहाँ पर शहजादे हैं, शहजादा शब्द यूज किया यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए, तो जनता ने उन्हें बिठा दिया सराखों पर और असल में बना दिया शहजादा। क्योंकि इस वक्त अगर हम लोकसभा चुनावों के परिणामों की बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है, 37 सीटें, जहां 34 पे बीजेपी अटक गई, खत्म हो गई वहीं पे, तो 37 3 और सीटें लाकर समाजवादी पार्टी इस वक्त जो है यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बैठी है। तो देख सकते हैं आपकी विधानसभा पिछले की बात करें तो अखिलेश यादव अपने दम पर अकेले जीते थे, यानी कि अब लोकसभा की बात करें और विधानसभा की बात करें, कैसे अखिलेश यादव रणनीतियां कर रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं और जनता के मुद्दे भी उठा रहे हैं। और यही वजह है कि पहले विधानसभा में जीते, लोकसभा में जीते और अब जो विधानसभा आ रहा है वो यही दिखाया रहा है कि जनता अखिलेश यादव के साथ है। ये कहानी अब बता दें कि यहाँ से लगातार इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यूपी में बता दें कि हार के और भी कई बड़े मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक अफवाहें फैली, ये लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान फैली कि योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटाने की तैयारी चल रही है। तैयारी कौन कर रहे हैं? 2 गुजराती, यानी कि पीएम मोदी और सांसद अमित शाह। यहाँ पर जनता का टारगेट अब बना कि अगर इन्हें सच में योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो हम क्यों वोट दें ऐसी सरकार को। ये भी बड़ी वजह बनी यहाँ पर जो बीजेपी की यूपी में हार की। और यहाँ बता दें कि बीजेपी सिर्फ धर्म की नीति अपना रही थी कि मैं जय श्री राम करवाऊंगा, मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, हिंदुत्व को जगाऊंगा और इन्हीं 3 मुद्दों पे मैं वोट बैंक बना लूंगा। लेकिन जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने स्टेज साझा किया रायबरेली में, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद रही। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने महिलाओं को ग्रैब किया, महिलाओं के मुद्दों को उठा दिया और राहुल गांधी ने युवाओं से बात की, अखिलेश यादव ने युवाओं के मुद्दे उठाए। सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने जो यादव्स को भड़काने की कोशिश की, ये सबसे बड़ी भूल हो गई मोदी सरकार से।
यादव ने कहा ये तो फूट पड़वाने वाला काम कर रही है। जहां योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी को वोट मिले उत्तर प्रदेश में, फिर उन्हें रास्ते से हटाने की बातें हुई, फिर अखिलेश यादव के खिलाफ यादव को भड़काने की कोशिश की गई। तो जनता ने समझ लिया कि भाई मोदी सरकार तो यहाँ पर हमारे बीच झगड़ा करवाने आई है, चलो इन्हें रास्ते से हटा दिया जाए। जनता का मूड बदल गया और जनता इस रुख में ही आगे बढ़ गई। तो जिस तरीके से सीएम योगी की जो अफवाह उठी कि उन्हें कई सभाओं में भी देखा गया कि पीएम मोदी उन्हें इग्नोर करते हुए दिखे, तो इसकी वजह से जनता भड़की पड़ी। यही बड़ी वजह बन सकती है कि अयोध्या सीट से ही वो हार गए। और उसके बाद बताया कि वाराणसी जिस दिन आंकड़े आ रहे थे, कोई बहुत बड़ी जीत नहीं हासिल की पीएम मोदी ने। जिस तरीके से 10 साल का उनका काम था, जिस तरीके से बीजेपी में यूपी में बीजेपी का नाम गूंजता था, उस हिसाब से कोई बड़ी मात वो नहीं दे पाए अजय राय को। अब बात करते हैं अखिलेश यादव को। उन्हें साधने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से महंगाई को लेकर, युवाओं को लेकर, एम्पावरमेंट को लेकर, अग्निवीर को लेकर, किसानों को लेकर, एमएसपी को लेकर बहुत सी बातें की और बातों में कहीं कहीं हकीकत दिखी, तो जनता उनकी तरफ गई और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कह सकते हैं कि भांडाफोड़ हो गया। क्योंकि इस वक्त अखिलेश यादव 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बने हुए। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा मोड़ आ चुका है कहानी में। कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो रही है। और अब अगर हम बात करें हरियाणा की, क्योंकि यूपी में आपको ग्राफ समझा दिया कि कैसे विधानसभा जीते अखिलेश यादव, लोकसभा जीते अखिलेश यादव, और अब अगली विधानसभा भी अखिलेश यादव जीतेंगे। ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये ग्राफ समझा रहा है, क्योंकि ग्राफ अखिलेश यादव के साथ आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं हरियाणा में। हरियाणा में जिस तरीके से लोकसभा चुनावों से ठीक पहले यहाँ पर जो है सरकारें बदली गई, किस तरीके से लोकसभा चुनावों से पहले यहाँ पर सीएम ने इस्तीफा दिया और नायब सैनी को सीएम बनाया गया। ये इसलिए क्योंकि मनोहर लाल खट्टर से कहीं ना कहीं जो जनता है वो पूरी तरह परेशान थी। जनता यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को पसंद ही नहीं कर रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी यहाँ पर किसान आंदोलन। दरअसल यहाँ पर किसान आंदोलन जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर बता दें कि पैच हरियाणा में बता दें कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद से ही मनोहर लाल खट्टर के सख्त खिलाफ हो चुके थे हरियाणा के किसान, हरियाणा की जनता, वहां के लोग। उन्होंने बना लिया था मूड कि बीजेपी को हटाना है। तो ऐसे भी बता दें कि मनोहर लाल खट्टर कई बार संबोधन करने के लिए भी उतरे, तो जो किसान थे उन्होंने हेलीकॉप्टर ही नहीं उतरने दिया। उन्होंने कहा नहीं चाहिए ऐसे नेता, नहीं सुनना इनके संबोधन, हटाओ ही नहीं यहाँ से। तो यहाँ पर जिस तरीके से उन्हें लगातार निगलेक्ट किया जा रहा था, लगातार यहाँ पर जो नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा था, बीजेपी ने कहा चलिए मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा दिलवाइए, नायब सैनी को लेकर आइए, जो जाट और पंजाबी के बीच में अपना नाम रखते हैं, उन्हें भी सामने लेकर आए। तो बीजेपी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, क्योंकि नाम तो बीजेपी का ही था, चेहरा बदला, लेकिन लोगों को ये लगा कि सरकार तो मोदी की है, क्यों लेकर आए इनको आगे। तो यहाँ भी बता दें कि हरियाणा में डूबती हुई दिखी। इवन यहाँ पर लोकसभा चुनावों से पहले जो है, जब एक ब्राह्मण समाज की सभा में मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, स्टेज पर चढ़े कि 2-4 बातें कहूं, लोगों को इम्प्रेस करूं, माफ़ी मांग लूं, तो लोगों ने कहा कि ये बताइए आपको सभा में बुलाया किसने है, आप स्टेज पर चढ़े कैसे, और हमें सुनना ही नहीं है। दबाकर ब्राह्मणों ने विरोध किया। तो वहीं से बीजेपी को लग गया था कि अब मेरा टिक पाना मुश्किल है। तो जिस तरीके से हरियाणा में बड़ी हार बीजेपी के जो है सामने आई, जिस तरीके से बीजेपी की यहाँ पर हार दिखी, विधानसभा बता रही है कि यहाँ पर इस बार कांग्रेस को सबसे बड़ा सपोर्ट जाने वाला है। यानी कि लोकसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई बीजेपी, और अब विधानसभा में भी बीजेपी का हरियाणा में टिक पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जनता का सपोर्ट उनके साथ दिख रहा है। वेस्ट बंगाल की तो क्या ही कहने, महिला किस तरीके से पछाड़ रही है इन दिग्गज नेताओं को, जो 56 इंच की छाती के बड़े वादे कर रहे हैं एक महिलाओं के सामने। जो महिला है यानी कि ममता बनर्जी की बात करें, रुतबा है उनका वहाँ पर टीएमसी का, हारते हुए दिखती है मोदी सरकार, वहाँ पे टिक ही नहीं पाती। ममता बनर्जी एक बयान देती है कि सारी मोदी सरकार बेनकाब हो जाती है। तो यही रुतबा कहीं ना कहीं अब विधानसभा में दिखने वाला है। आप देखने वाले हैं यहाँ पर लाजवाब कहानी होने वाली है, किस तरीके से
विधानसभा के जो चुनाव हैं अब वेस्ट बंगाल में बहुत जल्द ये चुनाव वहां पर होते दिखेंगे और ये कहानी अब बता रही है कि वहां से भी बीजेपी की हार कंफर्म है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की बात करें तो मुस्लिमों के लिए वहाँ पर एक लव सेंटर या लव कॉर्नर कह सकते हैं, यहाँ पर स्पेशल जगह रहती है ममता बनर्जी की, जो बीजेपी तो सब खिलाफ चलती है। तो जिस तरीके से वहाँ पर अब मुस्लिम आरक्षण को लेकर मुद्दा उठा लोकसभा से पहले, और ऐसे में ममता बनर्जी ने कहा कि लेकर आओ आप कानून, मैं हटाऊंगी उसे, मैं नहीं रहने दूंगी इस कानून को, क्योंकि मैं मुस्लिमों के साथ हूँ, आरक्षण दिलवाऊंगी। और कहीं ना कहीं बीजेपी की यहाँ पर ममता बनर्जी ने गेम बिगाड़ी। तो विधानसभा में भी यही मुद्दे रहेंगे और कहीं ना कहीं फिर से विधानसभा में बीजेपी डूबती हुई दिखेगी। अब बात करते हैं बिहार के। बिहार में जो नीतीश कुमार हैं एनडीए में जुट चुके हैं, लेकिन यहाँ भी मुस्लिमों का आरक्षण, मुस्लिमों के लिए खास जो है प्रिविलेजेस, और इसी के साथ बिहार को एक खास राज्य का दर्जा, ये बड़ी मांगे हैं यहाँ पर एनडीए की, एनडीए से नीतीश कुमार की। तो कहीं ना कहीं लोकसभा में जिस तरीके से एनडीए जीत गई, यहाँ पर जेडीयू जीती और एनडीए में आई, लेकिन अगर विधानसभा में ये मुद्दे नहीं उठे तो हार पक्की है। हार यहाँ से भी हो जाएगी फिर बीजेपी की। तो कहानी आप देख रहे हैं कि इन 5 स्टेट्स में बीजेपी को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, अपने वो पुराने इरादे, वो पुराने मंसूबे छोड़ने पड़ेंगे जो धर्म की नीति पर था, जो आरक्षण छीनने से था, और जिस तरीके से उन्होंने कहा था 400 पार, और कांग्रेस और जिस तरीके से अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने स्टेज साझा किया था रायबरेली में, तो एक बात कही थी उन्होंने कि अगर यहाँ पर 400 पार हो गया तो ये बीजेपी संविधान को ख़त्म कर देगी। तो लोगों को लगा कि जब संविधान खतरे में आ ही जाएगा, क्योंकि आरक्षण की बात हो रही है, हटाएगा तो कहीं ना कहीं संविधान खत्म होगा, तो लोगों ने बीजेपी को लाना ही नापसंद किया। तो यहाँ से इंटरेस्टिंग होने वाली है ये कहानी। तो देख रहे हैं किस तरीके से रिपोर्ट के जरिए मैं आपको समझा रही हूँ कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं वही विधानसभा के भी होंगे अगर बीजेपी ने अपने पुराने इरादे, पुरानी बातों को नहीं छोड़ा, यानी कि जो मुद्दे हैं प्रगति के, विकास के, कार्य करने के, उन्हें तो कभी नहीं उठाया। महंगाई पे कभी बात हुई बीजेपी नेता से तो गोलमोल जवाब देकर निकल गए वहां से। युवाओं के लिए बात की तो जवाब नहीं था। अग्निवीर जैसी स्कीम को ले आए, किसानों के लिए तो उन्होंने इतना कर दिया कि हंगामे ही हो गए, किसान आंदोलन हो गया, जो एक इतिहास में एक बड़ा चैप्टर बन गया जो आने वाली जनरेशन पढ़ेगी। एमएसपी को लेकर बड़ा ड्रामा करवा दिया। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से बीजेपी ने जो काम करने वाले मुद्दे थे उन्हें कभी उठाए नहीं, तो लोकसभा में मिल तो गया जवाब, लेकिन अगर अभी भी काम नहीं किया तो आने वाले 2-3 सालों में जो विधानसभा होगा ना, यही आंकड़े फिर से रिपीट होंगे। बीजेपी अपने इन 5 गढ़ वाले राज्यों से ही हारती हुई दिखेगी। मोदी सरकार 3.0 भी डूबती हुई दिखेगी। अब बात करें कि क्या पार्टी के बीच में फूट पड़ सकती है। दरअसल यहाँ पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह बड़े खास हैं पीएम मोदी के, देखने पे ही लगता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर जो खबरें बनी थी, जो अफवाहें जो उड़ी थी, खैर धुआं वहीं से निकलता है जहां आग लगी हो। तो अब यहाँ पर देखना ये इंटरेस्टिंग है कि क्या सच में पीएम मोदी और अमित शाह जो है वो योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ खेल करने वाले हैं। क्या सच में कोई खेला होने वाला था जो जनता के दिलो दिमाग तक पहुंच गया, आशंकाओं के बीच में आ गया कि यही बड़ी वजह थी कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश ने पसंद नहीं किया। क्योंकि बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो बीजेपी का गढ़ बना कैसे, योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ, योगी आदित्यनाथ के काम के साथ, उनके नाम के साथ, क्योंकि 2 गुजराती वहां पर इसीलिए टिक पाए क्योंकि वहां पर अमित शाह का जोर था, अमित शाह का साथ था। तो ये आने वाली कहानी जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की है, कहीं ना कहीं कहानी में फूट पड़ सकती है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ शांत और चुप व्यवहार दिख रहे हैं, ये बड़ा तूफान लेकर आ सकते हैं मोदी सरकार से। और अगर उन्होंने बगावत कर दी, अगर उन्होंने क्रांति ले आई अपने भगवा की, तो कहीं ना कहीं मोदी जो 3.0 है, ये यूपी से इसका नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सर पर जो यहाँ पर इन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परचम लहराया, तो जनता ने योगी के चेहरे पर वोट दिया, और अगर बीजेपी ने उनके साथ कोई खेल किया तो डूबती हुई दिखेगी। बात करते हैं परिवारवाद की। परिवारवाद को बड़ा ही उठाते हैं ये बीजेपी वाले, किस तरीके से कहते हैं कि परिवारवाद है समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में शहजादे कहते हैं उन्हें। आप देखिए राहुल गांधी की बात करते हैं, तस्वीरें देख रहे हैं आप इस वक्त, किस तरीके से राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ
कितने लाड और प्यार से रहते हैं। जिस तस्वीर को जनता ने इतने प्यार से पसंद किया, बीजेपी ने उस तस्वीर की भी आलोचना की थी। क्या गलत दिख रहा है इस तस्वीरों में? वो अपने बहन भाइयों का एक रिश्ता है जिसे वो अच्छे से निभा रहे हैं। एक नेता की बातों वो अपने परिवार में इतने घुले मिले रहते हैं। जहां जनता को ये तस्वीर पसंद आई तो बीजेपी ने इसे परिवारवाद किया। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की लव स्टोरी किसे नहीं पसंद? और क्या है, अगर वो नेता है तो क्या उनके बीच में लव स्टोरी नहीं हो सकती? उनके प्यार को, रिश्ते को बेहद पसंद किया जाता है, तो इसे यहाँ पर मोदी सरकार परिवारवाद कह देती है। अरविंद केजरीवाल की बात कर ली जाए तो जब वो सरेंडर करने जा रहे थे, जिस तरीके से अपने परिवार से वो मिले, एक इमोशनल सा वीडियो सामने आया, अपने बेटे और बेटी को गले लगाए, पत्नी से मिले, माँ बाप के पैर छुए, गले लगाए, तो ये इमोशनल था। जनता यहाँ से उन्हें सिंपैथी देने वाली है और इसमें गलत क्या है? परिवारवाद क्यों यहाँ पर शब्द यूज किया गया कि उनका परिवार है, उनके अपने अपने साथ हैं। और बात की जाए राजनाथ सिंह की, अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का जो यहाँ पर हेड बनाया गया, क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या यहाँ पर अनुराग ठाकुर की बात करें, क्या वो परिवारवाद नहीं है? तो बीजेपी अपने परिवारवाद को क्यों नहीं देखती? बीजेपी की जो हार है वो इन सारे मुद्दों में छुपी हुई है, जो आज मैंने रिपोर्ट आपके सामने पेश की। क्योंकि इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि जिन मुद्दों पर काम करना था वो कहीं नहीं थे, ना मैंने आपको बताए, क्योंकि बीजेपी ने उन पे काम ही नहीं किया। लेकिन ये ज़रूर बताया कि ये मुद्दे क्या थे और इन पे काम क्यों नहीं किया। जैसे कि महंगाई कम करना, एम्पावरमेंट की बात करें वुमेन्स के लिए, और अग्निवीर जैसे किसान, एमएसपी और एम्प्लॉयमेंट, ये मुद्दे कभी उठे नहीं, ना बीजेपी ने उन पे कभी खुलकर बात की। तो यही मुद्दे थे। जिस तरीके से परिवारवाद को साधा, तो जनता ने परिवारवाद के साथ दिखी है। और देख सकते हैं आप, यानी कि मोदी सरकार देख सकते हैं यूपी में जाके परिवारवादी, जिसे शहजादा बोला था आपने अखिलेश यादव ने, देखो शहजादा क्या राजा बनकर बैठा है, आपसे ज्यादा पार्टी लेकर आया है और इस वक्त उत्तर प्रदेश में उनका परचम लहराया जा रहा है। कल वो अपने मुख्यालय पहुंचे थे, जब समाजवादी पार्टी के तो एक ग्रैंड वेलकम हुआ। वाकई में जीत बड़ी थी, बीजेपी से आगे निकली समाजवादी पार्टी, तो सेलिब्रेट करना बनता था। और जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, 400 पार के साथ कांग्रेस मुक्त भारत भी चल रहा था। अरे कांग्रेस मुक्त भारत कहां से, आपका तो 400 पार रुकवा दिया उसने। यहाँ पर आप कह रहे हो कांग्रेस मुक्त भारत, महाराष्ट्र में तो उसका राइज हो गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप कांग्रेस मुक्त करा देंगे? तो जिस तरीके से बीजेपी एक गरूर में जी रही थी, मोदी मोदी 1.0 किस तरीके से ये कहानियां जो लेकर आ रही थी, अब सच बताया जाए तो अगर मोदी 3.0 जो अब आ रही है 9 जून यानी कि कल के दिन शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, पीएम मोदी शपथ लेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन अगर जमीनी हकीकत यहाँ पर नहीं आई तो एक बड़ी हार आप जो है यहाँ पीएम मोदी को देखनी पड़ेगी। क्योंकि मुद्दे यहाँ पर बता दें कि काफ़ी बड़े थे, जिन पर काम होने चाहिए थे। बात करें यहाँ पर कि किस तरीके से अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जनता के फेवरेट बने, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ने कभी भी राजनीति धर्म पर की ही नहीं। अरे धर्म पर किस बात की राजनीति करनी? एक देश में, और इंडिया जैसे देश में, हर धर्म का इंसान है। आप किसी एक धर्म के लिए कैसे आवाज उठा सकते हैं? आपको हर धर्म का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वोट हर धर्म से आपको पड़ना है और उन सारी वोट से आपकी सीटें काउंट होंगी, वहां से आपकी पार्टी जीते हारेगी, ये होगा और आपकी बहुमत तय होगी। तो आप कैसे यहाँ पर धर्म की नीति कर सकते थे? और इन 3 नेताओं ने बताया कि अगर आप धर्म का सहारा नहीं लेंगे, आप तभी जीतेंगे। क्योंकि आपको जिन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए था वो था महंगाई को कम करना, जनता के बीच में उतरना, जनता के मुद्दों को समझना। जनता जो कहती है कि मोदी सरकार तक पहुंच ही नहीं है, क्या हम उनसे मिल सकते हैं, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? तो वो जनता एक बार राहुल गांधी की तस्वीरें देखे कि कैसे एक ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ कर राहुल गांधी निकल पड़ते हैं, कैसे एक मैकेनिक की बाइक को ठीक करना सीख जाते हैं, किस तरीके से जो सड़क पर है, जब भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो इस समय स्क्रीन पर चल रही है, कैसे लोगों से गले मिलते देखे। तो यहाँ अगर जनता का, अगर उसके सांसद, उसके नेता तक अप्रोच है तो जनता उसे पसंद करेगी। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, उनके भी जो कह सकते हैं कि हाव भाव में कोई बदलाव नहीं रहा। अखिलेश यादव को देख लीजिए, कैसे जनता से मिलते हैं, दिल खोल के मिलते हैं और जो भी हो अपने यूपी की आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। तो यही बड़े मुद्दे थे जिससे भटकी हुई थी बीजेपी, जिस पे काम नहीं किया तो बीजेपी ने जो हार चखी, अगर 3.0 में भी यही हाल रहा तो विधानसभा फिर से लुढ़कती दिखेगी और बीजेपी को फिर से ये हार देखते जो है चखने को मिलेगी। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।